આ કાર્યક્રમમાં હિન્દુસ્તાનની બધી ટીવી ચેનલો મોજૂદ છે. એમણે એક લાગણી વ્યક્ત કરી હતી કે મારું ભાષણ હિન્દીમાં થાય તો સારું. તો અહીંના સૌ નાગરિકોની ક્ષમા માંગીને આજનું આ સદભાવના મિશનના સમાપન કાર્યક્રમનું ભાષણ હિન્દીમાં કરું છું. અમસ્તાએ આપણને ગુજરાતના લોકોને હિન્દી સમજવામાં ક્યારેય મુશ્કેલી પડતી નથી, કારણ કે આપણે પહેલેથી રાષ્ટ્રીય ધારામાં જ ઉછરેલા લોકો છીએ. सद्भावना मिशन का जब प्रारंभ किया और तब से लेकर के अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किसी ने उसको जांचने की, परखने की कोशिश की, किसी ने उसमें से कमियां ढूंढने की कोशिश की, किसी ने इस माहौल को अपने फायदे में कैसे लिया जाए, मीडिया का ध्यान आकर्षित किया कैसे जाए, इसलिए पैरेलल कुछ कोशिश की. अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से ये सारा घटनाक्रम चला. भाइयों बहनों, 36 दिन तक इस प्रकार से बैठना जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, भाइयों बहनों, मेरे लिए भी एक कल्पनातीत सुखद अनुभव है. मैंने कल्पना ऐसे नहीं की थी. इस प्रकार से लाखों लोग जुड़ जाएंगे. एकदम सात्विक कार्यक्रम, सिर्फ उपवास, किसी के खिलाफ कुछ नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं. उसके बाद भी ये जन सैलाब, जो लोग इस कार्यक्रम की आलोचना करते हैं, अगर ईमानदारी नाम की कोई चीज उनके जीवन में बची हो, वो राजनीति के हो, गैर राजनीति के लोग हो, मैं सबको सुनाना चाहता हूं. कोई कल्पना कर सकता है इस सद्भावना यात्रा में आने के लिए 1 लाख से अधिक लोग भिन्न भिन्न स्थानों से पद यात्राएं करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. 1 लाख से अधिक लोग. और कोई कोई यात्राएं तो 25-25, 30-30 किलोमीटर की पदयात्राओं वाली कार्यक्रम थे. मानगढ़ के अंदर आदिवासी भाइयों ने 5 दिन तक पदयात्राएं की. पावागढ़ से 2-2 दिन चल करके लोग आए. भाइयों बहनों, अपने घर से निकलकर तीर्थ क्षेत्र पर जाने के लिए पदयात्रा हो, ये तो हमने सुना है, लेकिन तीर्थ यात्रा से
तीर्थ क्षेत्र से निकल करके इस प्रकार के कार्यक्रम में पदयात्री आए, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसको समझने के लिए राजनीतिक चश्मे काम नहीं आ सकते। भाइयों बहनों, इस सद्भावना यात्रा में लोग पद यात्राएं करके आए, साइकिल सर्कस निकाल के आए, स्कूटर सर्कस निकाल के आए। जब जिस जिले में सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम हुआ, वहां के नागरिकों ने स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको विशिष्ट भोजन कराने का संकल्प किया, तिथि भोज दिया। इस यात्रा सद्भावना मिशन के कार्यक्रमों के दरमियान अब तक जो मुझे जानकारी मिली है, करीब 45 लाख बच्चों को विशिष्ट भोजन नागरिकों ने करवाया। नागरिकों ने करवाया। सद्भावना का प्रभाव क्या है, यह अनुभव आ रहा है। भाइयों बहनों, गरीबों को अनाज बांटने का संकल्प कुछ लोगों ने लिया। 6 लाख से अधिक किलोग्राम अनाज लोगों ने दान में दिया और वो लाखों परिवारों को बांटा गया। करोड़ों रुपयों का ये दान एक कार्यक्रम निमित्त लोगों ने जोड़ा। करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, कन्या शिक्षा के लिए पूरे गुजरात में से लोग मुझे दान दे रहे हैं। इस सद्भावना मिशन के दरमियान 4 करोड़ से अधिक रुपए जनता जनार्दन ने दिए। भाइयों बहनों, अभी तो मैं जानकारियां एकत्र कर रहा हूं डिटेल में। ये सारी जानकारियां जब आएगी तब पता नहीं कि अंक कहां पहुंचेगा। करीब 17,000 जितनी प्रभात फेरी के कार्यक्रम प्रातः अपने अपने गांव में सद्भावना संदेश देने की यात्राएं, 17,000 ऐसी यात्राएं निकली और करीब 20 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। एक स्वप्न को लेकर के जब चलते हैं, वो कैसे जन आंदोलन बन जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, मैं मां अंबा के चरणों में आज बैठा हूं। जिस दिन मैंने यात्रा सद्भावना मिशन का प्रारंभ किया था, मैं अपनी मां को मिलने के लिए गया था। उसके चरण छू करके मैंने उसके आशीर्वाद लेकर के अनशन को आरंभ किया था। और आज जगत जननी मां के चरणों को छू करके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके बीच आया। उपवास पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन दुनिया को डंके की चोट पर गुजरात की शक्ति का परिचय कराने का मेरा संकल्प और मजबूत हुआ है और ताकतवर हुआ है। और दुनिया की हर शख्सियत को मैं गुजरात की शक्ति का परिचय करा के रहूंगा। मित्रों, वार झेलना ये मेरी आदत है। मां जगदम्बा ने मुझे वो शक्ति दी है, मैं हमलों को बड़ी आसानी से झेल सकता हूं। और न ही मुझे ऐसे हमलों की परवाह होती है, न मुझे चिंता होती है। अगर मुझे चिंता होती है तो मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के सुख दुख की चिंता होती है और किसी बात की मुझे चिंता नहीं होती। मैं इनमें रम चुका हूं, मैं डूब चुका हूं। और इसी के लिए
अपने आप को खपाता चला जा रहा हूं। जब मैंने सभी जिलों में जाने का तय किया था, तब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मुख्यमंत्री इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम पूरा कर सकता है। आज मैंने उसे पूरा किया, मुझे बहुत संतोष है। मैं पूरे गुजरात का आभारी हूं, क्योंकि मैं जो मोटा मोटा हिसाब लगाया है, इस राज्य के 75% परिवार ऐसे होंगे, 75% फैमिली ऐसे होंगे जिसका कोई न कोई प्रतिनिधि इस सद्भावना मिशन में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। ऐसा सौभाग्य कहां मिल सकता है। और मित्रों, सद्भावना की ताकत देखिए। गुजरात चीजों को कैसे लेता है, उसको देखिए। कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी टीवी पर बयान दे रहे थे। करीब 15-20 दिन पहले की बात है। और वो कह रहे थे कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म है। उन्होंने ये कहा, शर्म है, स्वीकार किया, लेकिन आगे क्या? आगे कोई खबर आई आपके पास? क्या किया? कुछ सुना भाई? कुछ नहीं। पीड़ा व्यक्त कर दी, बता दिया। ये गुजरात देखिए कैसे रास्ता दिखाता है। गुजरात के गांव-गांव कुपोषण से मुक्ति का एक जंग छेड़ दिया गया और लोग हजारों किलो सुखड़ी, हजारों लीटर दूध, हजारों किलो ड्राई फ्रूट कुपोषित बच्चों को देने के लिए दान में दे रहे हैं। ये आंदोलन की ताकत देखिए भाइयों। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को प्रेम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बालक अगर कुपोषित है तो सार्वजनिक जीवन में इसकी आपको पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप सरकार में हो या न हो, यहां नागरिक कहां सरकार में है जो हजारों किलो सुखड़ी दे रहे हैं, हजारों किलो ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, हजारों लीटर दूध बांट रहे हैं? ये कहां सत्ता में है? आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पीड़ा व्यक्त की, तो कम से कम आप इतना तो सत्कर्म कर लेते कि आप भी कुछ इकट्ठा करके गरीबों को बांटने के लिए जाते और कुपोषण के खिलाफ अपना एक कमिटमेंट दिखाते। आपके प्रधानमंत्री के लिए तो करते नहीं करते। उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। भाइयों बहनों, हमारी शक्ति हमने लगाई है आपकी खुशी के लिए, उन्होंने शक्ति लगाई है उनकी खुशी के लिए। फर्क यही है। हमारा ध्यान केंद्रित हुआ है 6 करोड़ की खुशी, उनका ध्यान केंद्रित हुआ है सत्ता की खुशी। ये बहुत बड़ा फर्क है। और तभी जाकर के जनता इस प्रकार के लोगों को स्वीकार नहीं करती है। भाइयों बहनों, ये सद्भावना मिशन की सफलता इस बात पर भी निर्भर है, क्योंकि आप देखना, कल से जो लोग हमारे पिछले 10 साल से गुजरात की बुराई कर रहे हैं, वो आने वाले 24 घंटे में ही
पूरी ताकत के साथ फिर मैदान में आएंगे। मेरे शब्द बड़ी गंभीरता से लिख लीजिए। कल से ही देखना आप, 24 घंटे के भीतर भीतर ये जितने लोग 10 साल से गुजरात की बुराई कर रहे हैं, गुजरात को बदनाम कर रहे हैं, गुजरात पर गंदे गली झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये सारे लोग, पूरी जमात 24 घंटे के भीतर भीतर फिर एक बार गुजरात को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। क्योंकि सद्भावना मिशन की सफलता उनको हजम होने वाली नहीं है, उनको बेचैन बना रही है कि ये कैसे हो सकता है। हमने तो गुजरात को ऐसा पेंट किया था, लेकिन गुजरात तो कुछ और है। हमने तो मुसलमान को लिए कह दिया था, लेकिन यहां तो लोग गले मिल रहे हैं। हमने ईसाइयों के लिए कहा रहा था, लेकिन यहां तो ईसाई भी साथ चल रहे हैं। एक गुजरात की एकता, गुजरात की शांति, गुजरात का भाईचारा, ये सद्भावना मिशन के माध्यम से ये शक्ति के जो दर्शन हुए हैं, इससे ये लोग, मुट्ठी भर लोग चौंक गए हैं। और मेरा एक एक शब्द सही निकलने वाला है। ये पूरा फरवरी महीना वो चैन से नहीं बैठेंगे, हर चीज नई उछालेंगे, झूठी चीजों को करेंगे, एक तरफा करेंगे। मैं गुजरात के सभी भाइयों बहनों से इस अंबाजी की पवित्र धरती से कहना चाहता हूं, 10 साल से भी तीखे हमले होंगे, उन हमलों को भी सत्य के माध्यम से हम परास्त करके रहेंगे। सत्य के आधार पर उनको नेस्त नाबूद करके रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने हर बार कहा है, मैं सत्य के सामने 100 बार झुकने को तैयार हूं, लेकिन झूठ के खिलाफ जंग करना ये मेरी फितरत है। हम झूठ के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम सत्य के सामने समर्पित होने वाले लोग हैं। कितना झूठ चलाओगे, मेरे इस अच्छे भले राज को कितना बदनाम करोगे आप लोग, और कब तक करोगे? कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, हम तूफान की जिद देखना चाहते हैं। मतलब सद्भावना मिशन के माध्यम से हमने एक शक्ति का साक्षात्कार किया है, जन समर्थन का एहसास किया है, सच्चाई को डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है। आज गुजरात विकास के कारण जाना जाता है। विकास की नई नई ऊंचाइयों में गुजरात आज पूरे देश के अंदर उसका लोहा मान लिया गया है। लेकिन ये विकास उस प्रकार का नहीं है जो हमारे देश में कभी सोचा जाता था। कोई 5 किलोमीटर रास्ता बनाए, दूसरा 7 किलोमीटर बना दे तो बोले विकास हो गया। हमने ऐसा नहीं सोचा है, हमने सर्वांगीण विकास का कल्पना की है। मित्रों, ये हमारा बनासकांठा, ये पाटन जिला, क्या हाल थे हमारे। 12 महीने में से 6 महीने धूल ही धूल, और कुछ हमारे नसीब में नहीं था मित्रों। तपता हुआ सूरज, उड़ती हुई धूल, ये मिट्टी, इसके सिवाय इन 2 जिलों के नसीब में क्या था मित्रों। आज वही इलाका सूर्य उपासना के लिए, सौर ऊर्जा के लिए पूरे विश्व के अंदर अपना नाम रोशन करने जा रहा है मित्रों। पूरे हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी 120 मेगावाट है, पूरे हिंदुस्तान में 120। आपके अकेले इस चारणका में 200 मेगावाट है भैया। और पूरे गुजरात में तो ये आपके धानेरा के पास सोलार पार्क बन रहा है।
मित्रों, जो कल तक जिस क्षेत्र को सोचा नहीं था, उसको आज विकास के मुख्य धारा में लाकर रख दिया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कारण जो एक विशिष्ट प्रकार की रेलवे लाइन लगने वाली है, पाटन जिला और बनासकांठा जिला पूरी तरह पूरे जिले के हर गांव को उसका लाभ मिलने वाला है। ये बनासकांठा की धरती, बेटी की भी शादी करानी हो और जमीन बेचने जाए, गिरवी रखने जाए, तो कोई पैसा नहीं देता था। बनासकांठा में किसान को अपनी जमीन कितनी क्यों न हो, बेटी को शादी कराने के लिए उस जमीन में से पैसे नहीं मिलते थे। जमीन की कीमत नहीं थी, कोई खरीदार नहीं था, कर्ज भी नहीं मिलता था जमीन पर, क्योंकि उसमें से कुछ पैदा नहीं होता था। आज जमीन के दाम कितने बढ़ गए, मेरा किसान कितना ताकतवर बन गया। आज वो डंके की चोट पर कहता है, बैंक वालों को कहता है कि मेरी जमीन की कीमत इतनी है, मुझे इतनी लोन चाहिए, और बैंक वाला लाइन लगा के खड़ा रहता है, लोन देने को मजबूर हो जाता है। एक जमाना था बेटी की शादी संभव नहीं थी। आज अगर कोई जमीन लेने के लिए आता है तो मेरा किसान कहता है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, बुधवार को आना। ये स्थिति पैदा की है। इस जिले में ये बदलाव आया है। और भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं समुद्र किनारे पर जाने का शॉर्टेस्ट अगर कोई रास्ता है तो बनासकांठा से गुजरता है, और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इस जिले को विकास के लिए मिलने वाला है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। भाइयों बहनों, जो कुछ भी हुआ है सबको संतोष है, आनंद है, लेकिन जितनी प्रगति हुई है मैं तो अभी उससे बहुत आगे सोच रहा हूं। मैं इससे संतुष्ट होने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे तो यहां समृद्धि इतनी लानी है कि दुनिया के देश चौकन्ने रह जाए कि एक राज्य इतना आगे बढ़ सकता है। ये सपने देख करके मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं खुश हूं। 6 करोड़ नागरिकों ने जो समर्थन दिया है, हिंदुस्तान में राजनीतिक अस्थिरता ये सहज स्वभाव बन गया है। गुजरात में भी 2 साल 2.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहते थे। आज मैं 11वें साल में भी आपके प्रेम को पा रहा हूं। ये राजनीतिक स्थिरता, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नीतियों की स्टेबिलिटी, विकास की गति, प्रगति के नए नए अंक, ये बातें हैं जो आज सारे विश्व में गुजरात का लोहा मनवाने के लिए दुनिया को मजबूर कर रहे हैं। हमें इसे और आगे बढ़ाना है। हमें नई ऊंचाइयों को पार करना है। नर्मदा का पानी विकास की नई क्षितिजों को पार करे, लेकिन हम चाहते हैं जैसे मेरे बनासकांठा जिले के किसानों ने ड्रिप इरिगेशन को स्वीकार कर लिया, स्प्रिंकलर को स्वीकार कर लिया। अब मेरा एक सपना आगे है मेरे किसानों से, मैं उनको नेट हाउस की ओर ले जाना चाहता हूं। खेत के अंदर ग्रीन कलर के छोटे छोटे ग्रीन हाउस बने और उसमें नए प्रकार की फसल पैदा हो, ताकि 2 बीघा जमीन हो। मेरा एक ठाकुर भाई, जमीन बहुत कम है, सीमांत खेडूत है, आज इसकी इनकम मुश्किल से 50,000, 60,000, लाख रुपया है। मैं उसको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में ले जाना चाहता हूं और 2 बीघा जमीन हो तो भी वो 8 लाख 10 लाख रुपया कमाई करे, खेती में कमाई करे। उस टेक्नोलॉजी को मैं बनासकांठा में लाना चाहता हूं। मित्रों, चीजों को बदला जा सकता है। इन सपनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक नई दुनिया, एक नया विश्व, एक नया विकास का सपना, उसको हम साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया के लोग इस बात को मानने लगे हैं, गुजरात के विकास की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन सी ताकत है उसके विषय में स्वीकार करते हुए अभी उनको तकलीफ हो रही है।
क्योंकि पहले इतना झूठ बोल दिया है कि कभी कभी सत्य को स्वीकार करने में दिक्कत जाती है। ऐसे जो लोग बार बार झूठ बोल चुके हैं, उनको मेरी प्रार्थना है कि भाई अब बहुत झूठ बोल लिया, अब झूठ बोलना बंद करो और गुजरात की शक्ति को स्वीकार करो। और गुजरात की शक्ति है एकता, शांति और भाईचारा। एक जमाना था, आए दिन हमारे यहां कर्फ्यू लगते थे, चाकू चलते थे, एक जाति दूसरे जाति से झगड़ा करती थी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से झगड़ा करते थे। आज 10 साल हो गए, सारा खत्म हो चुका भाइयों। कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। महीना पहले बच्चा पैदा होता था, मां का नाम मालूम नहीं था, बाप का नाम नहीं बोल सकता था, कर्फ्यू बोलना जानता था। आज 8-10 साल के बच्चों को कर्फ्यू क्या होता है पता नहीं है मित्रों। पुलिस का लाठीचार्ज क्या होता है पता नहीं है। अश्रु गैस क्या होता है मालूम नहीं है। गुजरात एकता, शांति और भाईचारे से आगे बढ़ रहा है। हमें और आगे बढ़ाना है। और गुजरात विरोधियों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी राजनीति गुजरात के बाहर किया करो। आपको जो खेल खेलने वहां खेला करो। हमें गुजरात के लोगों को एकता, शांति और भाईचारे से जीने का अवसर दो। बहुत हो चुका। हमारे गांव पर नमक छिड़कने का काम बंद होना चाहिए। हमने इंतजार किया, हर बात का इंतजार किया। गुजरात की जनता को आप झुका नहीं पा रहे हो। गुजरात की जनता को आप गुमराह नहीं कर पा रहे हो। और हिंदुस्तान भी अब मानने लगा है कि गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। और ये बात अब घर घर पहुंच चुकी है। और इसलिए मैं ऐसे लोगों को सद्भावना मिशन के इस कार्यक्रम से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, प्रेम से कहना चाहता हूं कि 10 साल जो हुआ, मेहरबानी करके आने वाले दिनों में गुजरात की सत्य को स्वीकार कीजिए, हमारी सच्चाई को स्वीकार कीजिए। हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम यहां फसल पैदा करते हैं, देश का पेट भरने काम आता है। अगर हम यहां कॉटन पैदा करते हैं, मेरे देश के लोगों को कपड़ा मिलता है। हम दवाई बनाते हैं, मेरे देश के लोगों की बीमारी दूर होती है। हम देश के लिए काम करते हैं। जैसे किसी दुश्मन देश के हम नागरिक हो, उस प्रकार से जो हम पर जुल्म चला है, हर चीज की सीमा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, आने वाले दिनों में तूफान बहुत बड़ा लाने वाला है, लाने की कोशिश होने वाली है। सफलता नहीं मिलेगी, मुझे मालूम है। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आदत छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये लाखों लोगों ने, करोड़ों परिवारों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया है, इसलिए हमारा मार्ग सच्चाई का है, वो सिद्ध हो चुका है। भाइयों बहनों, आइए मां अंबा के चरणों में बैठे हैं। हम गांव गांव छोटा सा भी मनमुटाव हो, उससे गांव को मुक्त करें। तहसील में कोई मनमुटाव हो, उसे मुक्त करें। विकास को ही अपना मार्ग बनाएं। सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। हर दुखों की दवाई विकास में है। हर संकट का सामना करने का सामर्थ्य विकास में है। आने वाली पीढ़ी का सोचना है तो रास्ता विकास है। और विकास अगर करना है तो एकता, शांति और भाईचारे बिना नहीं हो सकता। विकास करना है तो एकता, शांति, भाईचारे को गांव गांव हमने एक ताकत के रूप में प्रस्थापित करना पड़ेगा। उसी सामर्थ्य से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो सद्भावना के माध्यम से होता है। मुझे विश्वास है कि मेरे गुजरात के करोड़ों करोड़ों नागरिक मेरे 36 दिन के अनशन को, मेरी इस तपस्या को कभी भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एकता को बरकरार रखेंगे। ये मेरी मां जगदम्बा से प्रार्थना है और मेरी 6 करोड़ नागरिकों से भी प्रार्थना है। भाइयों बहनों, मैंने एक तपस्या की है। गुजरात की आने वाली कल के लिए तपस्या की है। भाईचारे के लिए तपस्या की है।
एकता शांति के लिए की है। और हिंदुस्तान के इतिहास में इतना लंबा कालखंड इस प्रकार का अनशन चलाओ, ये पहली घटना है। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, उनकी मनस्थिति मैं जानता हूं, उनका सब कुछ चला गया है। इतने साल हो गए, जनता के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे हैं और उसके कारण उनकी मानसिक संतुलन खो जाना बहुत स्वाभाविक है। मानसिक संतुलन खो जाने के कारण कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, ये भी बहुत स्वाभाविक है। अरे छोटा बालक हो, कोई खिलौने से खेलता हो, घड़ी से खेलता हो और हमें लगे कि टूट जाएगा, और अगर हम घड़ी ले लें तो बच्चा कितना बौखला जाता है। ये बहुत स्वाभाविक है। हमारे मित्र सब नाराज हो जाते हैं कि भी ये कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, चिकना क्यों बोलते हैं। मैं तो पत्रकारों से भी प्रार्थना करता हूं, वो जितना बोलते हैं ना, एक एक शब्द छापिए। मैं टीवी के मित्रों को भी कहता हूं कि वो जो बोलते हैं बिल्कुल सेंसरशिप मत कीजिए, पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। जनता अपने आप उस भाषा को समझ लेगी, जनता अपने आप उन संस्कारों को जान लेगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुजरात बड़ी संस्कारी लोगों का समाज समूह है, लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में उनके प्रति कोई कटुता नहीं है। डिक्शनरी में जो शब्द हैं, जितनी गालियां हैं, वो सारी मेरे लिए उपयोग कर चुके हैं। जिस गालियों को डिक्शनरी में लिखना मुश्किल है, वो भी सारी उपयोग कर चुके हैं। और कभी कभी इस प्रकार का गुस्सा निकालने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। एक प्रकार से उनका मन शांत करने में मैं काम आया हूं। ये भी मेरी सद्भावना है, ये भी मेरी उनके प्रति सद्भावना है। मुझे कभी लगता है कि मैं न होता तो ये उनका गुस्सा निकालते कहां, परिवार में जाके बीवी को परेशान कर देते। अच्छा हुआ मैं हूं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि मां अंबा उनको शक्ति दे, और अधिक गालियां दे, और अधिक आरोप लगाएं, और अधिक झूठ फैलाएं, और अधिक अनाप शनाप बोले, और हमारी सद्भावना की ताकत भी मां अंबे हमें बढ़ाती रहे, ताकि किसी के प्रति कटुता पैदा न हो। प्रेम और सद्भाव का मंत्र लेकर के हम आगे चले। आज जब बनासकांठा में आया हूं, तब वर्तमान में सरकारी बजट से करीब 1100 करोड़ रुपए के काम चालू है, प्रगति में है। लेकिन आज जब मां अंबा के चरणों में आया हूं, तब आने वाले वर्ष के लिए विकास के काम, जिसमें किसान पद हो, विकास पद हो, रास्ते चौड़े करने हो, कैनाल का काम हो, पीने का पानी पहुंचाने का काम हो, गैस की पाइपलाइन का काम हो, स्कूल के कमरे बनाने हो, अस्पताल बनाने हो, विविध प्रकार के अनेक काम विकास के, उन सब कामों के लिए आने वाले एक साल के लिए आज मैं आपके सामने विकास की बात कर रहा हूं, तब 1700 करोड़ रुपया, 1700 करोड़ रुपया इस बनासकांठा की धरती के चरणों में दे रहा हूं, ताकि विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। फिर एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की जय। पूरी ताकत से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री।